जय हिंद एवरीवन। आज हमने अपने साथ इनवाइट किया है एडवोकेट गोविंद बाली को। एडवोकेट गोविंद बाली ने जीडी गोविंद का लॉ कॉलेज से अपनी विधि का स्नातक पूरा किया। उसके बाद में एएफटी दिल्ली प्रिंसिपल बेंच में ये प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच में प्रैक्टिस करते हैं। हमने आज इनको पीछे भी हमने इनसे बातचीत करी थी अबाउट द डिसेबिलिटी इश्यूज ऑफ रिटायरिंग ऑफिसर्स एंड रिटायरिंग पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेस। उसी की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ और सवाल हैं जिसके लिए हमने आज वेलकम फॉर टुडेज टॉक एडवोकेट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। जैसा हमने पिछली बार बात करी थी कुछ डिसेबिलिटी पेंशन का क्लेम फाइल करने की इन दी एएफटी, तो आज मैं आपसे इसी से एक और रिलेटेड सवाल ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन कौन से कागज हैं जो मुझे अपने ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ लगाने पड़ते हैं जब मैं अपना डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम फाइल करता हूँ। सर बेसिकली एक चीज होती है जिसको हम इम्प्यूग्ड ऑर्डर कहते हैं सर। इम्प्यूग्ड ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर जिसके कारण आपकी डिसेबिलिटी रिजेक्ट की गई है, या आपका वो ऑर्डर जिसको आप चैलेंज कर रहे हो ओरिजिनल एप्लीकेशन। तो बेसिकली जो आपका डिसेबिलिटी पेंशन का रिजेक्शन डॉक्यूमेंट है सर, उस डॉक्यूमेंट को हमें लगाना पड़ता है हमेशा केस में। दूसरा ये है सर कि हमारे पास हमारा जो रिलीज मेडिकल बोर्ड है उसकी कॉपी होनी चाहिए, और उस कॉपी को हम लोग लगाते हैं सर। इन दो चीजों को लगाने के बाद सर हमारे पास जर्नली एक कोर्ट फीस की स्टैंप होती है जो हम लगाते हैं, जो हमने पे करी होती है, उसका फॉर्मेट होता है सर। और तीसरा ये है सर, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ करता हो कि आपकी सर्विस के दौरान ये डिसिप्लिन, वो आपके केस को और मजबूत कर देता है सर। बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल आपको चोट लगी सर, और उस चोट लगने के कारण आपके पैर में डिसेबिलिटी आ गई, तो उस टाइम पे आप कहाँ पोस्टेड थे, तो आपका जो सर्विस कार्ड है या सर्विस रिकॉर्ड है उसकी कॉपी भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, what are the different types of disability benefits which are available for which I can make a claim in the armed forces type? सर डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में ज्यादा से ज्यादा तो डिसेबिलिटी पेंशन ही एक बेनिफिट है बेसिकली। अब डिसेबिलिटी बेनिफिट जो है सर, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जो है उसके साथ क्या है और कितनी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आती है, उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसको हम क्लेम करते हैं डिसेबिलिटी एक्ट की पोजीशन में सर। तो बेसिकली जब आप वर्क स्पेस में कोई भी काम करते हैं और हजार्डियस कंडीशंस के कारण या वर्क कंडीशन के कारण जो भी आपको डिसेबिलिटी होती है, उस डिसेबिलिटी को जो हम क्लेम करते हैं उसी को डिसेबिलिटी पेंशन कह रहे हैं सर, और वही डिसेबिलिटी पेंशन हम क्लेम करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है सर, कई केसेस में आपको डिसेबिलिटी दी गई है फॉर एग्जांपल 20%, तो आप ये कहते हैं कि मेरी डिसेबिलिटी को 20% की जगह 50% में ब्रॉडबैंड कर दिया जाए, यानी कि उस डिसेबिलिटी को 50% कंसिडर करा जाए। या अगर आपकी डिसेबिलिटी 50% है तो आप ये पिटीशन लगाते हैं कि मेरी डिसेबिलिटी को 75% की ब्रॉडबैंडिंग कर दी जाए, और अगर वो 75% है तो आप ये कहते हैं कि उसको 100% की ब्रॉडबैंडिंग कर दी जाए। तो बेसिकली एक ब्रॉडबैंडिंग के भी केसेस आते हैं सर कि हमें अपनी डिसेबिलिटी ब्रॉडबैंड करानी है, और दूसरे केसेस ये होते हैं सर कि हमारी जो डिसेबिलिटी है उस डिसेबिलिटी को पेंशन में कन्वर्ट करके हमें दिया जाए। जनरली स्पीकिंग जो आपने बताया कि मेरे को ये डिसेबिलिटी, जैसे आपने बोला ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनसे कि ये पता लगे कि ये मेरे को एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, ऐसे डॉक्यूमेंट जनरली क्या होते हैं एडवोकेट वाली? मतलब मैं बेसिकली लेकर क्या के होता आपके या किसी वकील साहब के पास जाऊं जिनसे कि वो मेरे केस को में लगा करके उस केस को प्रेजेंट कर सके माननीय कोर्ट के है, सामने। बेसिकली जैसे ड्यूटी चार्टर है फॉर एग्जाम्पल, जब आप सर्विस में थे, आपका जो लास्ट पोस्टिंग था या उससे पहले जो पोस्टिंग था, जिस समय आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी का डिटेक्शन हुआ सर, और आपका ड्यूटी चार्टर था कि आपको पूरे गैरसन को की देखभाल करनी है, आप उसकी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड आपका एक स्ट्रेस बाउंड जॉब है सर। तो उस टाइम पे जो आपका ड्यूटी चार्टर था वो भी आपकी रिलेशनशिप ऑफ सर्विस विद द डिसेबिलिटी दिखा सकता है सर। तो बेसिकली क्या होता है सर, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिलेशनशिप प्रूव करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी हुई है सर, तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में रहने के कारण हो सकती है, तो बेसिकली उस बीमारी के ऊपर जब हम थोड़ा बहुत रीड आउट करेंगे या रिसर्च करेंगे, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं दैट दिस पर्टिकुलर डिजीज
came into existence because I was posted to Northeast. Now, whether that condition in Northeast was a peace station or a field station is a different thing. बिकॉज कोर्ट्स का ये कहना है सर कि पीस और फील्ड से डिफरेंशिएशन नहीं होती है. कोई भी अगर बीमारी हमारी बॉडी में आ रही है तो वो ओवर टाइम ग्रो होती है, वो एकदम से नहीं आ सकती. सो मुझे मेरी जो आप बोल रहे हैं कि मेरी पोस्टिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, मेरे जो ड्यूटी चार्टर है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी मुझे ओरिजिनल एप्लीकेशन में लगा सकता हूँ और उससे मेरी एप्लीकेशन जो है वो रेलेवेंट होती है. रेलेवेंट हो जाती है सर. और दूसरा क्या है सर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी है जो कुछ साल सियाचिन ग्लेशियर में रहा या फिर सिमिलर पोस्टिंग्स पे रहा, उनकी 6 मंथ्स की जो जब वो अप्रैल गए तब उस टाइम पे जब वो पोस्ट पे थे तब उनको कोई भी डिजीज डिटेक्ट नहीं हुई, बट वो नीचे आ गए. बट नीचे आने के 6 महीने के बाद उनको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई. तो बेसिकली उस केस के अंदर इट इज अ रेलेवेंट पॉइंट दैट ही वाज पोस्टेड टू सियाचिन. सो एनी डॉक्यूमेंट व्हिच प्रूव्स दैट ही वाज पोस्टेड टू सियाचिन और वहां की जो कंडीशंस हैं सर उससे आगे हमें पता लग जाता है सर. तो एडवोकेट वाली इस हिसाब से अगर मैं ये देखूं तो इसका तो ये है कि मेरी पूरी सर्विस रिकॉर्ड एक तरह से जो है सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को बेसिकली जो आरएमबी होता है सर उसमें उनको सम अप कर दिया जाता है. तो बेसिकली वो मेडिकल रिकॉर्ड्स तो उसमें आ जाते हैं सर. बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं सर जिसके अंदर डायग्नोसिस ही गलत कर दिया जाता है. अभी मेरे पास एक केस है सर जिसके अंदर एक ऑफिसर थे, उन्होंने इजेक्शन हुई थी सर उनकी फ्रॉम द प्लेन व्हेन ही वाज फ्लाइंग. तो उनको बैक में एक इंजरी आ गई सर. अब दैट इंजरी वाज नॉट डायग्नोज्ड एट द राइट टाइम. तो उनके पास सिविल हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड थे सर. एंड वी पुट those records also to prove कि diagnosis was wrong and disability has to be there. But उसके अंदर सर हमेशा हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो मेडिकल रिकॉर्ड्स आते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के होने चाहिए. ओके. सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो मेरे सर्विस को या मेरे मेडिकल रिकॉर्ड को या मेरे से संबंधित अगर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, वो गवर्नमेंट से है या मेरे सर्विस रिकॉर्ड से, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल एप्लीकेशन में ऐड करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. इम्पोर्टेंट बन जाते हैं सर वो, बिकॉज उससे हमारा केस स्ट्रांग हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि इनको लगाना कंपल्शन है, बट इनसे हमारा केस बेटर होता है सर और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है सर. Okay. मेरा अगला जो सवाल है थोड़ा अजीब सा है और आई एम श्योर आप या कोई भी वकील इसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सकता है और आप चाहें तो मतलब मना भी कर सकते हैं. बट व्हाट आर द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग डिसेबिलिटी पेंशन फॉर जेन्युइन क्लेम, जहां कागज जो है वो ये कहते हैं कि हाँ ये डिसेबिलिटी मुझे या तो एट्रीब्यूटेबल है या एग्रीवेटेड है बिकॉज ऑफ माय सर्विस, बट आई हैव बीन डिनाइड दैट बेनिफिट बाय द पेंशन ऑफिस. सर अगर कागज कह रहे हैं कि इट इज एट्रीब्यूटेबल एंड एग्रीवेटेड, then I cannot give it a quantitative number, but the chances are very high that you will get the disability elements. Basically sir जो disability की cases हैं ज्यादातर success side पे ही जाते हैं. There are very few cases in which the disability elements are not granted to the army officers or jawans, because generally जो diseases हैं सर, अगर कोई lifestyle disease भी है उसके पीछे कोर्ट्स का रीजनिंग ये होता है कि अगर ये लाइफस्टाइल डिजीज ये सिविलियन लाइफ में होती तो ये इतनी जल्दी इसका आउटब्रेक नहीं होता. मे बी बिकॉज ये एक बेटर लाइफस्टाइल में रह रहे होते और इनकी जो ईटिंग हैबिट्स थी या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड था वो डिफरेंट होता था. तो बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीजेस में भी डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल जाता है. सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएं, अगर क्लेम जो है वो जेन्युइन है तो सक्सेस, या यूं कहें सक्सेस भी क्या, जो डिसेबिलिटी एक राइटफुल अधिकार और नहीं दी गई उसको मिलने की अपॉर्चुनिटी काफी है. हाँ सर, बेसिकली सर अपॉर्चुनिटी भी काफी है, बट द केस हैज टू बी जेन्युइन इन नेचर सर. बेसिकली जितने भी जेन्युइन केसेस होते हैं उसके अंदर डिसेबिलिटी एलिमेंट ज्यादातर मिल जाता है सर, बट वो डिपेंड करता है कि वो डिसेबिलिटी एलिमेंट की परसेंटेज आपको कोट क्या दे रही है. आई मीन बेसिकली जो फाइट है सर जनरली एग्रीवेटेड और एट्रीब्यूटेबल केसेस में तो आर्मी आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट टू सम एक्सटेंट दे देती है.
बट आप कोर्ट जाते हो उसकी ब्रॉड बैंडिंग के लिए। ओके, सो अगर जेन्युइन है और अगर वहां पर जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट आरएमबी में मिला है, लेकिन उसके बाद में ब्रॉडबैंडिंग नहीं हुई है, या मुझे पेंशन ऑफिस ने पेंशन नहीं दी है, तो मेरे पास में एक अपना अधिकार लेने की एक एक ठीक ठाक सी प्रोबेबिलिटी का जो है वो मेरे को कोर्ट के थ्रू रिलीफ मिलने का अपॉर्चुनिटी है। यस सर, ऐसा कह सकते हैं सर। थैंक यू सो मच एडवोकेट बाली। हमारी बातचीत हो रही थी एडवोकेट गोविंद बाली से। अगर आप अपने डिसेबिलिटी पेंशन के केस को करना चाहते हैं, तो जैसा एडवोकेट बाली ने बताया, हर वो डॉक्यूमेंट जो ये कहीं पर दर्शाता है कि आपने उस तरह की ड्यूटीज परफॉर्म करी जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हुई, या अगर लाइफस्टाइल डिजीज भी है तो उसमें एग्रेवेशन हुआ, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके अपने ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ को अटैच करके, अगर एएफटी के रेलेवेंट बेंच में केस फाइल करते हैं, जो कि हम पार्ट 1 में कवर करते हैं, तो आपको आपका डिसेबिलिटी पेंशन का अधिकार मिलने के चांसेस काफी। मच फॉर योर टाइम एडवोकेट, वेरी ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू।